नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश के साथ गद्दारी करने वालों के बारे में नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा का चैट सामने आया है, जिसमें वो पाकिस्तान में अपनी शादी कराने की बात कह रही है। ज्योति मल्होत्रा ने ये चैट पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी अली हसन के साथ की। इस चैट में हसन कह रहा है कि मेरे दिल से दुआ निकलती है कि आप हमेशा खुश रहें। इसके जवाब में ज्योति मल्होत्रा कहती है कि यार पाकिस्तान में मेरी शादी करवा दो। उनके बीच ज्योति के अटारी बॉर्डर जाने, वहां पर प्रोटोकॉल मिलने और एक गुरुद्वारे में ज्योति के किसी महिला अफसर से मुलाकात का भी जिक्र है। तो ज्योति मल्होत्रा जो अपनी ब्लॉगिंग के जरिए, जो अपनी यूट्यूब वीडियो के जरिए पाकिस्तान की मदद कर रही थी, पाकिस्तान को अहम सूचनाएं पहुंचा रही थी, और उसने ये बात कबूल भी कर ली है कि वो पाकिस्तान को अहम सूचनाएं प्रोवाइड करवा रही थी भारत के बारे में। जो अलग अलग अहम लोकेशंस हैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवा रही थी। अब उसका ये चैट भी सामने आ गया है। अली हसन से चैट करते हुए ज्योति ये कह रही है कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। चैट का वो हिस्सा इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। तो ज्योति ने ये लिखा कि पाकिस्तान में मेरी शादी करवा दो, जिससे साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि ज्योति पाकिस्तान के लोगों से कितनी घुली मिली थी और कैसे ज्योति वो काम कर रही थी जिसके लिए पाकिस्तान से उसे पैसा भी दिया जा रहा था। अब चैट का कुछ हिस्सा आपके सामने रख रही हूं। तस्वीर में जो हसन नाम का शख्स जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में काम करता है, जो दिख रहा है, उसके साथ ही चैट ज्योति मल्होत्रा की है, जिसमें हसन ये लिखता है कि मेरे दिल से दुआ निकलती है, आप हमेशा खुश रहो। आप अटारी गई थी तो वहां किसे प्रोटोकॉल मिला, किसे प्रोटोकॉल मिला, देखने पर असली कनेक्शन मिलता है। ये हसन पूछ रहा है ज्योति मल्होत्रा से। ज्योति मल्होत्रा क्या कह रही है इस चैट में? यार पाकिस्तान में मेरी शादी करवा दो, मुझे तो कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, प्लान करके आए थे, कोई आसानी से ओपन नहीं हुआ। तो अटारी बॉर्डर के बारे में भी किसको कितना प्रोटोकॉल मिलता है, ज्योति मल्होत्रा को क्या प्रोटोकॉल मिला, ये जानकारी भी इस चैट के जरिए साझा की जा रही है। और ज्योति मल्होत्रा जो इस चैट में कह रही है वो ये कि पाकिस्तान में ही मेरी शादी करवा दो। ज्योति मल्होत्रा के न जाने कितने ऐसे वीडियोस हैं जो संवेदनशील लोकेशन के हैं। आगे इस चैट में हसन क्या कह रहा है? आपको उसे गुरुद्वारे में लाना चाहिए था, दोनों को कमरे में बिठाना चाहिए था, अगली बार ध्यान रखना फिर से ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए, आप गुरुद्वारे में ले जाने की बात हो रही है और साथ में जो लास्ट वाली लाइन है उसमें ताकीद कर रहा है कि आगे से आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस चैट में ज्योति मल्होत्रा क्या लिख रही है कि मेरी पहली मुलाकात थी, यानी जिस शख्स के बारे में, जिस अफसर के बारे में बात हो रही है उसके बारे में ज्योति मल्होत्रा ये लिख रही है कि मेरी पहली मुलाकात थी, शायद कोई अफसर थी, मुझे लगा अफसर रुक जाएगी, वो अलर्ट थी। तो यहां पर भी जो इंफॉर्मेशन है वो ज्योति की तरफ से शेयर की जा रही है और किसी अफसर के बारे में बात ज्योति मल्होत्रा कर रही है, जिसमें हसन ये कह रहा है कि आपको उसे गुरुद्वारे में लाना चाहिए था। मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, जैसे जैसे परतें खुल रही हैं ज्योति मल्होत्रा की, जैसे जैसे मामला जांच के दायरे में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पता चल रहा है कि ज्योति मल्होत्रा किस कदर पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन शेयर किया करती थी। बिल्कुल प्राची, आपने ठीक कहा, ये सिर्फ ब्लॉगिंग तक सीमित नहीं है। वहां से बाकायदा निर्देश लिए जाते थे और संपर्क रहा था। पाकिस्तानी ऑपरेटिव हसन अली के साथ ज्योति मल्होत्रा लगातार संपर्क में थी। वो चैट आपने पढ़कर दिखाई किस तरीके से उनको प्रोटोकॉल देने की बात है। एक पैटर्न अगर आप देखेंगे, ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान जाने से पहले तक वो सिर्फ एक देश थाईलैंड गई थी, जो कि एक सस्ती कंट्री है। उसके बाद जब वो पाकिस्तान गई, एक के बाद एक कतार से महंगी विदेशी यात्राएं की गई, जिसमें यूएई शामिल है, बाली इंडोनेशिया शामिल है, बांग्लादेश शामिल है। जहां तक चैट और कबूलनामे की बात है तो हसन अली के साथ ज्योति मल्होत्रा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी संपर्क में थी और किस तरह की जानकारी साझा थी, वो कितनी संवेदनशील थी, इस बात की जानकारी ज्योति मल्होत्रा को भी थी। इसीलिए उसने वो चैट डिलीट कर दी और पुलिस अब उस चैट को रिट्रीव कर रही है। जब
टेक्निकल एविडेंस से उसका रूबरू करवाया गया, सामना करवाया गया, तो उसने हसन अली के साथ संपर्क करने और उसका नाम कितने शातिराना अंदाज में सब कुछ हो रहा था, इसी बात से अंदाजा लगाया जाता है पवन कि उसने अपनी सारी चैट डिलीट कर दी। जैसे ही उसको अंदेशा हुआ कि अब वो पकड़ में आ रही है तो उसने सबसे पहले अपनी चैट डिलीट की, जिसे अब रिट्रीव किया जा रहा है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा इस वक्त पुलिस की रिमांड में है, जहां उससे पुलिस के अलावा एनआईए, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीमें पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ के दौरान ज्योति का कबूलनामा भी सामने आ गया। ज्योति ने माना है कि वो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही थी। ज्योति ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में होने की बात मानी है। ज्योति ने कहा कि दानिश ने उसके पाकिस्तान में रहने का इंतजाम कराया था। दानिश के कहने पर वो पाकिस्तान में अली हसन से मिली। अली हसन ने उसकी मुलाकात पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अधिकारियों से करवाई थी। तो पाकिस्तान में कैसे वो लोगों से संपर्क में आई, पाकिस्तान में कहां-कहां गई, कैसे दानिश से उसका संपर्क हुआ, ये सब कुछ अब धीरे धीरे करके ज्योति मल्होत्रा खुद कबूल कर रही है। अभी तक की जो जांच हुई है उसमें क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, या पूछताछ में ज्योति अगर ये बता रही है कि उसका संपर्क था पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान जा रही थी, तो और क्या बातें सामने आ सकती हैं? देखिए प्राची, जो कबूलनामा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब पूछताछ की, जब शक हुआ कि पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन ज्योति मल्होत्रा शेयर कर रही है, जब इससे पूछताछ हुई तो जो इसने पुलिस के सामने बयान दिया है, बाकायदा लिखित बयान है, जिसको बाद में एफआईआर का जो कंटेंट है उसमें पूरी तरीके से शामिल किया गया है। ज्योति ने यह बात कबूली है कि वो सबसे पहले दानिश से मिली वीजा के सिलसिले में, और उसके बाद अली हसन से मुलाकात हुई। अली हसन ने दो और लोगों से, जो कि पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स थे, उनसे पाकिस्तान के अंदर मुलाकात हुई ज्योति की, और उनके नाम जो है, एक का नाम शाकिर है, नाम बदल के किसी और नाम से अपने मोबाइल नंबर में उस नंबर को सेव किया। सेव करने के बाद दानिश, अली हसन और पाकिस्तानी जो ऑपरेटिव्स थे, जिसमें एक शाकिर नाम है, उसका नाम जो बदल के सेव किया था, इन सबको स्नैपचैट के जरिए कई संवेदनशील जानकारियां हमारे बॉर्डर्स की लगातार भेज रही थी, वीडियोस भेज रही थी, जिसमें न केवल अटारी बॉर्डर के आसपास की जानकारियां थी, साथ ही बाड़मेर के पास जो वहां पर बॉर्डर है, जो गांव के इलाके हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए हैं, और कुछ खाली इलाके हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, जिसमें एक दो घर दिखाई दे रहे हैं, अपनी पूरी मूवमेंट जो है इन सभी लोगों से शेयर कर रही थी। इस कबूलनामे के बाद ही पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बताया गया है कि हमारी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई बनती है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। अभी एनआईए फिलहाल इसके अंदर शामिल नहीं है, जो अभी पूछताछ हो रही है। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। वैसे वैसे पता चल रहा है कि ज्योति मल्होत्रा कैसे अपने यूट्यूब व्लॉग के आड़ में पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी पहुंचा रही थी। तो ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे हैरान करने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। अब ये सामने आ रहा है कि आईएसआई ने ज्योति का इस्तेमाल राजस्थान बॉर्डर पर भारतीय सेना की तैनाती के बारे में जासूसी करने के लिए किया है। ज्योति राजस्थान के थार के रेगिस्तान में गई थी और वहां उसने ऐसे 2-4 कच्चे घरों का वीडियो बनाया था, जिस पर जांच एजेंसियों को शक है कि इसे पाकिस्तान को इस इलाके में घुसपैठ करने में मदद के लिए बनाया गया था। साथ ही वीडियो के जरिए ज्योति ने भारतीय सेना की राजस्थान में बॉर्डर पर लोकेशन भी बताई थी। ज्योति ने कोडवर्ड में स्नैपचैट पर दानिश और आईएसआई एजेंट्स को सेना के बारे में पूरी जानकारी शेयर की थी। अब इस चैट को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा ने अपनी सारी चैट डिलीट कर दी हैं और अब इन चैट्स को रिट्रीव किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जाए कि ज्योति ने क्या क्या इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ साझा की है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक और खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ज्योति अधिकारियों की अनुमति लिए बगैर राजस्थान के बॉर्डर पर मुनाबाव स्टेशन तक गई थी। ये बॉर्डर बाहरी लोगों के लिए प्रतिबंधित है। यहां पर जाने के लिए जिला प्रशासन की मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन ज्योति बाड़मेर से ट्रेन से सीधे मुनाबाव स्टेशन पहुंच गई। इस दौरान इसने मुनाबाव रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाया और रेल यात्रियों से बात की। मुनाबाव और राजस्थान में भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी रेलवे स्टेशन है। यहां पर जाने के लिए परमिशन बाकायदा लेनी पड़ती है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा बिना किसी परमिशन के इस स्टेशन पर पहुंच जाती है और वीडियो बनाती है, वहां पर यात्रियों से बातचीत भी करती है।
आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के अलग अलग देशों में 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं, जिसमें से 2 डेलीगेशन आज रवाना हो रहे हैं। लेकिन अब उसी डेलीगेशन पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ डेलीगेशन भेजने पर कांग्रेस ने ही सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश का कहना है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेलीगेशन भेज रहे हैं। जयराम रमेश का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठिन सवालों का जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को डेलीगेशन का हिस्सा बनाए जाने पर सवाल उठाया था और सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। अब जब आज डेलीगेशन रवाना होने वाला है तो उसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से बताई जा रही है। तो आतंकवाद को एक्सपोज करने के लिए भारत ये डेलीगेशन भेज रहा है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए डेलीगेशन भेजा जा रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन की 2 टीमें आज रवाना हो रही हैं। मोदी सरकार जो 7 डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग देशों में भेज रही है, उसमें से 2 डेलीगेशन आज रवाना होंगी, जिसमें डेलीगेशन नंबर 4 को शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे लीड कर रहे हैं, जबकि दूसरा प्रतिनिधि मंडल यानी डेलीगेशन नंबर 3 जिसे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा लीड कर रहे हैं। श्रीकांत शिंदे वाला डेलीगेशन नंबर 4 आज यूएई जाएगा, तो वहीं संजय झा वाला डेलीगेशन नंबर 3 जापान जाएगा। डीएमके के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाली डेलीगेशन नंबर 6 कल रूस के लिए रवाना होगी। डेलीगेशन में शामिल नेताओं का कहना है कि ये पार्टी का नहीं बल्कि देश का डेलीगेशन है। 7 डेलीगेशन पूरे दुनिया में जा रहा है और उसमें एक डेलीगेशन हम लोग आज जा रहे हैं और उसमें साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और आपको इंडोनेशिया जा रहे हैं। और मेन पर्पस है जो पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी आतंकवाद की उसको एक्सपोज करना, उसको बेनकाब करना, और वो हम लोग जाके बताएंगे इस चीज़ को। क्या कुछ मुद्दे उठाने वाले हैं? मेन तो यही है कि पूरा जो आतंकवाद 40 साल से इंडिया झेल रहा है वो वहाँ का जो सरकार है और आर्मी है उसके द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। डिप्लोमेटिक लेवल पे तो होता था, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, रिस्पॉन्सिबल देश है, और उसके साथ जो हो रहा है तो उसको पाकिस्तान को जाके बेनकाब करना, जो इंडस वैली ट्रीटी है उसको लेकर ये सारी बातें हम लोग उठाएंगे। तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना है। जेडीयू सांसद संजय झा को आपने सुना, ये डेलीगेशन 3 की अगुवाई कर रहे हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी के 4 सांसद अपराजिता सारंगी, बृजलाल प्रधान बरुआ और डॉक्टर हेमांग जोशी शामिल हैं। इसके अलावा टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, सीपीएम के जॉन ब्रिटास, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और एम्बेसडर मोहन कुमार इस डेलीगेशन में मौजूद हैं जो जापान जाएगा। ये प्रतिनिधि मंडल 22 मई को जापान, 24 मई को रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया जाएगा और पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलेगा। हम पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान कहते हैं और ये आतंकी घटनाएं आज की बात नहीं, 22 अप्रैल 2005 की बात नहीं है, पिछले 30-35 साल से कर रहे हैं। और मैं तो यूपी का फाउंडर एटीएस चीफ रहा हूं और इन्होंने इतनी बड़ी घटनाएं कि बॉम्बे किया 26/11, ये कहते हैं एविडेंस का साहब सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण था। सी से आए और 3 दिन हमला चलता रहा। हमारे यहाँ रामपुर अटैक किया था सीआरपीएफ का, मैं ही तब एडीजी था और वहाँ पर हम लोगों ने पकड़ा 2 पाकिस्तानी, मोहम्मद फारूक, इमरान शहजाद, और दोनों को फांसी की सजा हुई है, जेल में है। तो ये तमाम, फिर ये नहीं माने, उरी किया 2016 में, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। डेलीगेशन नंबर 3 के साथ साथ डेलीगेशन नंबर 4 भी आज रवाना हो रही है। डेलीगेशन नंबर 4 का नेतृत्व शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। इस डेलीगेशन में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बीजेपी से, अतुल गर्ग, मनन कुमार मिश्रा और एसएस अहुवालिया शामिल हैं, जबकि आईयूएमएल के मोहम्मद बसीर और बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, साथ में एम्बेसडर सुजान चिनॉय भी मौजूद रहेंगे। ये प्रतिनिधि मंडल आज सबसे पहले यूएई जाएगी, इसके बाद 24 मई को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, 28 मई को सियरा लियोन और 31 मई को लाइबेरिया जाएगा।
तो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत जो 7 डेलीगेशन भेज रहा है, उसमें से डेलीगेशन नंबर 6 की अगुवाई डीएमके सांसद कनिमोझी कर रही हैं। डेलीगेशन नंबर 6 में कनिमोझी के अलावा समाजवादी पार्टी के राजीव राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ अहमद, बीजेपी के कैप्टन ब्रजेश चौटा, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल शामिल हैं। इस डेलीगेशन में पूर्व राजनयिक मंजीव पुरी और जावेद अशरफ भी मौजूद रहेंगे। ये डेलीगेशन 22 मई को रूस, 25 मई को स्लोवेनिया, 27 मई को ग्रीस, 29 मई को लातविया और 31 मई को स्पेन जाएगा, जिसका मकसद पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करना है, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरना है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करने की तैयारी है। आगे बढ़ेंगे, बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की बात करेंगे। वक्फ कानून में संशोधन के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11 और 12 अप्रैल को दंगा भड़का था, जिसमें हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हिंदुओं के घरों को जला दिया गया था। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट अब आ गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की भूमिका थी। हमलों का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया। रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में खासतौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। पीड़ितों ने कई बार पुलिस को कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। दरअसल 17 अप्रैल को हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक सदस्य शामिल थे। और उस रिपोर्ट में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि इसमें स्थानीय पार्षद जो कि टीएमसी का है, उसका भी हाथ था और जानबूझकर हिंदू इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार लगातार इनकार करती रही, बीजेपी पर आरोप लगाती रही इस दंगे का, लेकिन रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि उन्हीं के स्थानीय पार्षद का हाथ इसमें था। देवेंद्र। बिल्कुल प्राची, और हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई इस कमेटी में, जिसमें एनएचआरसी, पश्चिम बंगाल के लीगल और जुडिशरी सिस्टम के 3 एक्सपर्ट थे, उनकी रिपोर्ट में जो बताया गया उससे सीधे सीधे एक लाइन में अगर समझें तो ये कि ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा था कि बाहरी तत्वों द्वारा मुर्शिदाबाद की हिंसा भड़काई गई थी, ये बातें जो टीएमसी के द्वारा कही जा रही थी, वो ये इस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार वो सरासर झूठ रहा। बल्कि वो सीधे सीधे लोकल काउंसिलर और लोकल एमएलए जो कि टीएमसी के एमएलए हैं, उनका हाथ बताया गया। और इस कमेटी की रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं वो अपने आप में पढ़िए तो एकदम बहुत हैरानी हो रही है कि शुक्रवार यानी कि 11 अप्रैल की 2 बजे घटना, और उसके बाद 12 अप्रैल को 4 बजे, मतलब 11 अप्रैल को भी जब शिकायत की गई, 12 अप्रैल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पानी के जो सोर्सेज थे जानबूझ के काटे गए ताकि घरों में जो आग लगाया गया आग ना बुझाई जा सके। महिलाओं के कपड़े जला दिए गए ताकि महिलाओं के पास कपड़े ना रहे। और एक बार अगर घर में तोड़फोड़ की तो दोबारा उसका मुआयना किया गया और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन दिया गया गुंडों के द्वारा और फिर उसमें आग लगाई गई ताकि पूरी तरह से खाक कर दिया जाए। तो इस कमेटी की रिपोर्ट वाकई इसमें ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है जिसका जवाब देना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा, जो कि मुर्शिदाबाद के हिंसा को बार बार ये नैरेटिव गढ़ रहे थे कि बाहर के लोगों ने हिंसा भड़का दी। एक चीज़ और, टीएमसी के द्वारा बार बार ये प्रचारित किया गया कि बाहर से अब लोग आ भी रहे हैं जो पलायन कर गए थे, जबकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लोगों ने उनसे ये कहा कि उन्हें जबरन बुलाया गया। प्राची, बिल्कुल, देखिए कमेटी की जो रिपोर्ट है वो साफ तौर पर बता रही है कि ममता सरकार का फेलियर है और बहुत बड़ा फेलियर है। अभी भी लोग वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।